दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ अ, राजरा माइंस के गेट के सामने मौजूद हूँ। यहाँ के C2 के दिल्ली राजरा इकाई के अध्यक्ष से बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जहाँ इतिहास बोलता है, संस्कृति सांस लेती है, और जहाँ हर सोच रंग बन जाता है लोक असर पर। हम राजरा की कहानी शुरू करते हैं उस शख्सियत से जो सालों से खदान के खिलाफ नहीं, खदान के भीतर से मजदूरों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। राजरा की पहचान सिर्फ खदान नहीं है, बल्कि यहाँ के मजदूरों का संघर्ष है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स से जिसने यह संघर्ष नज़दीक से देखा और जिया है। आज हमारे साथ है C2 के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह जी। आइए उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्र साहब, आपका हमारे लोक असर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है दिल्ली राजरा में। जी जी, बिना विलंब के हम बातचीत शुरू करते हैं। तो साथियों, तो सिंह साहब ये बताइए, राजरा में दशकों से खदान चल रही है, फिर भी आज मजदूर ठेके पर क्यों हैं? क्या ये यूनियनों की हार नहीं है? नहीं दरवेश जी, इसमें आपको ये समझने के लिए केवल दिल्ली राजरा ही नहीं, देश की पूरी, यहाँ तक मैं कहूँगा आपको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को समझना पड़ेगा आपको जी। जब तक दुनिया के अंदर में पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, एक का मुखिया अमेरिका जो कि पूंजीवादी राष्ट्रों का सरदार था, और दूसरा देश के दूसरी दुनिया के वो लोग थे जो रूस से साथ में चलते थे। और रूस आपको पता है कि एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, सोवियत कंट्री। 1991 में जो विघटन हुआ यूएसएसआर का, उसके बाद से दुनिया की पूरी तस्वीर बदली। और निश्चित रूप से रूस के विघटन के बाद से दुनिया के अंदर में जो समाजवादी देशों का क्रम था, वो धीरे धीरे उनकी संख्या काफी कम हुई और पूंजीवादी व्यवस्था ने सब जगह अपना स्थान बनाया, या वो बढ़त में रहे। और 1991 के बाद से ही हम लोग देख रहे हैं लगातार पूरी दुनिया के अंदर में पूंजीवादी व्यवस्था ने उथल पुथल मचा के रखा हुआ है। अब हमारा भी देश जो है वो इसी दुनिया का हिस्सा है, इसलिए उसका असर पड़ना यहाँ लाजमी है। 1991 में जब ये सब कुछ हुआ था, उसी समय देश में जो समाजवादी आंदोलन था उसने और हमारे ट्रेड यूनियन ने भी इस बात को प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब स्थिति बेहद खराब होगी और ये सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले होने जा रहा है। वही असर धीरे धीरे चलते आज दशकों बाद जब जमीन पर उतरा है, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से पहले सोवियत रूस के प्रभाव में हमारे देश के अंदर में सार्वजनिक कंपनियां बनी, सरकारी क्षेत्र बने, उनमें मजदूरों की जो स्थिति थी, उनकी स्थिति बहुत बेहतर थी पहले, क्योंकि वो समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित था। और जब पूंजीवादी व्यवस्था ने अतिक्रमण किया, तो निश्चित रूप से हमारे देश को भी दुनिया के साथ में ट्रेड करना है, व्यापार करना है, वो बहुत दिन तक इससे अछूते नहीं रहे। सरकार ने भी उन्हीं के प्रभाव में नीतियां बनाई और हालात धीरे धीरे इस तरीके के हुए कि अब सब कुछ पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से एक दादागिरी जैसी चल रही है, और ये दादागिरी के जो सरगना है वो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, पूंजीवादी व्यवस्था है, पूरी की पूरी व्यवस्था है, ये गैंग है पूरी दुनिया के अंदर में। उसका प्रभाव हमारे देश में भी है, और उस प्रभाव के चलते हम देख रहे हैं कि आपने देखा दशकों से हमारे देश में जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको बेचा जा रहा है, विघटन किया जा रहा है। और जब इसका नीचे स्तर पर जो हम लोग जिससे जुड़े हुए हैं, ट्रेड यूनियन, आम जनता, जिस पर प्रभाव पड़ना है, हम लोग उसके खिलाफ लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, तो फिर सरकार क्या करती है, उसके लिए रास्ते बदल देती है। तो अब डायरेक्ट निजीकरण का जो रास्ता था वो अभी हाल के साल 2 साल के अंदर में रुका, और रुकने के बाद में हमने देखा कि अब उसको दूसरे नेशनल पाइपलाइन, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू, एमडीओ मॉडल के थ्रू,
मतलब सरकार जमीनों का अधिग्रहण करती है, कारखाना बनाती है और बना करके उसे तस्तरी में सजाकर पूंजीपतियों के हवाले कर दे रही है। ये निजीकरण का एक नया रास्ता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अब जब सबसे ज्यादा जो रोजगार था देश के अंदर में, वो आपको भी पता है कि ये सार्वजनिक कंपनियों में, सार्वजनिक सरकारी संस्थानों में, इन्हीं सब जगहों में सबसे ज्यादा रोजगार देश के लोगों को मिलता था। अब ये जब सारी चीजें धीरे धीरे करके खत्म हो रही, इनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो पूंजी जिन लोगों के हाथ में जा रहा है वो मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की जो होड़ है, इस होड़ में उनको अपना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत जो है, उत्पादन की लागत को घटाना है। उत्पादन की लागत में हम देखते हैं कि जो कच्चा माल है, कच्चे माल की कीमत जो है लगातार बढ़ती है, वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब कटौती करने के लिए उनके पास में क्या है? सिर्फ एक मजदूर है कटौती करने के लिए, जिसको कहा जाता है कि इनके जो वेतन भत्तों में आप कटौती करिए। तो वेतन भत्ते में कटौती अभी तक इसलिए नहीं ज्यादा कर पा रहे हैं कि उसके लिए भी कुछ नियम कानून बने हुए हैं और सरकारें कहीं ना कहीं उनका पालन करने के लिए बाध्य है। ट्रेड यूनियनें हैं जो उसका विरोध करती हैं, ऐसा नहीं करने देती हैं। तो अब उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि मजदूरों की संख्या को कम किया जाए। और वो जो मजदूरों की संख्या कम करने की जो बात है, वो केवल कोई एक दो पूंजीपति या उद्योगपतियों के हाथ की बात नहीं है। पूंजीपतियों का सरकार में प्रभाव है, इसलिए उन लोगों ने सरकार से मिल करके संसद के अंदर में ऐसी पॉलिसी वो लेके आ रहे हैं जहां रोजगार, मतलब सरकारी संस्थानों में सब जगह रोजगार धीरे धीरे कम हो रहा है। और अब तो जो अभी नया लेबर कोड, अभी जिसका बहुत जोर शोर से केंद्र सरकार प्रचार कर रही है, उस लेबर कोड में बहुत सारी चीजें हिडन है, छुपी हुई है, जो जनता को अभी तक पता नहीं, मजदूर वर्ग को पता नहीं है। वो जब जमीन पर आएगा, साल दो साल बाद आपको असर दिखाई देगा, तब आपको ये लगेगा कि ये तो मतलब और ज्यादा दुर्दशा की तरफ चले गए मजदूर लोग। तो ये उन्हीं सब नीतियों का असर है कि ये सभी उद्योगों में रोजगार जो है घटते चला जा रहा है। और उस दल्ली राजरा उससे अछूता नहीं, देश से अलग नहीं है। उन नीतियों के असर के कारण हमारे खदानों में आप देख रहे हैं कि यहाँ स्थायी मजदूरों की संख्या आज की तारीख में लगभग 900 के आसपास बची है, जो कभी 5000-7000 लोग हुआ करते थे। 5000-7000 लोग जब एक सरकारी स्टेटस पे काम करेंगे और जहां रहेंगे वहां का बाजार भी गुलजार होगा, क्योंकि जो पैसे आएंगे उसको कोई जमीन में तो गाड़ेगा नहीं, उन पैसों को बाजार में ही तो खर्चा करेंगे लोग। उनकी संख्या घटी, लेकिन उत्पादन को जारी रखना जरूरी था। इसलिए सरकार की नीतियों के तहत एक इनडायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन आप कह लीजिए उसको, कि ठेकाकरण हुआ। और ठेकाकरण में जो मजदूर लगाए गए वो कम वेतन पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनमें 10-18 हजार, 20 हजार, 15 हजार, 16 हजार रुपए तनख्वाह पाने वाले लोग मार्केट को क्या दे पाएंगे, आप बताइए। तो इस तरीके से जो असर है दल्ली राजरा के अंदर में दिख रहा है, ये कोई ट्रेड यूनियनों का फेलियर नहीं है, पूरे देश की वही स्थिति है। और ये जो है, इसके लिए पूरी तरह से सरकार की वो नीतियां जिम्मेदार हैं जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित है। जी सिंह साहब, ये बताइए, बीएसपी और सरकार दोनों मुनाफे में रहे हैं, नुकसान हमेशा मजदूर ही उठाए हैं। क्या ये सच नहीं है कि स्थायी नौकरी जानबूझकर खत्म कर दी गई? नहीं, मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि स्थायी नौकरियों का युग, ये तो मैं ये बड़े दावे के साथ आज बोल सकता हूं कि नए लेबर कोड जो है ये 1 अप्रैल से पूरी तरह से लागू होना है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी 20 फरवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक है इसके विरोध में। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर वर्ग इस आंदोलन के लिए खड़ा, आगामी उस पे आएंगे। और हाँ, तो मैं उसका मतलब यही है कि ये जो लेबर कोड लागू हो जाने के बाद में स्थायी नौकरी के हम लोग अंतिम पीढ़ी के लोग हैं जी। हम ये बोल रहे हैं आपको कि स्थायी पीढ़ी के हम अंतिम पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि सरकार ने उसमें एक प्रावधान किया है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि मालिक, प्रबंधन, सरकार जो भी चाहे लोगों को 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल का एक अपॉइंटमेंट लेटर देके उसको 3 साल, 4 साल के लिए नौकरी पे रख सकती है। जब ये प्रावधान 1 अप्रैल से आ जाएगा तो कोई भी मालिक, प्रबंधन या सरकार किसी को स्थायी नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगी। और पूंजीपति, जो पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, इसको समझना जरूरी। पूंजीवाद की व्यवस्था में मुनाफा ही सर्वोपरि होता है
और मुनाफा जहां सर्वोपरि होगा वहां पर कॉस्ट कटौती के लिए यही सारे साधन है कि आप मजदूरों की वेतन कम कीजिए, मजदूरों की संख्या कम कर दीजिए। तो मजदूरों की संख्या कम हुई, वहां तक ठीक था जो भी हुआ। लेकिन अब स्थायी नौकरी का जो सवाल आपने किया, वो एकदम स्पष्ट है कि स्थायी नौकरियां अब देश के अंदर में न निजी संस्थानों में रहेंगी, न ही सरकारी संस्थानों में। सरकारी संस्थान तो अब कुछ दिन बाद उंगलियों में गिनने लायक रह जाएंगे अगर सरकार की नीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ तो। साहब ये बताइए, जिन गांवों की जमीन खदानों में गई है उनके एक एक परिवार को क्या नौकरी मिली थी यहाँ पे? अब जो मेरी जानकारी में है कि पहले जब 1956 में खदान चालू हुआ, भूमि अधिग्रहण हुआ उस समय, तो उस समय के जो तत्कालीन नियम कानून रहे हैं, उन नियम कानूनों के तहत उन लोगों को मुआवजा दिया गया, ऐसा कहा जाता है। जी। अब वो पहले की बात है तो हम उस पर एकदम से गारंटी पूर्वक नहीं बोल सकते उन चीजों को, पर हमको बताया गया है कि नहीं, सबका जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ उनको सबको मुआवजा दिया गया, नौकरियां भी दी गई। नौकरियां तो उस समय ऐसा भी था कि लोग करना नहीं चाहते थे, लेकिन मुआवजा को प्राथमिकता दी लोगों ने। उस समय नौकरी लोग उतना ज्यादा करना नहीं चाहते थे, नहीं मिली नौकरी। साहब ये बताइए, सीटू बार बार आंदोलन तो करती है, लेकिन राजहरा की हालत अभी भी ज्यों का त्यों है, ऐसा माने तो क्या ट्रेड यूनियनें अब सिर्फ आंदोलन की रस्म बनकर रही है या कुछ जमीन पर कुछ उसका दिखाई देता है? नहीं, आप का जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है सवाल, और ये सवाल सिर्फ आप नहीं करते हैं बल्कि जनता भी ये सवाल अब कर रही है जी। लेकिन सवाल पर एक सवाल ये है जी कि ट्रेड यूनियनों का जो मुख्य काम है वो मजदूरों के हितों की रक्षा करना है, और मजदूरों के लिए जो सरकार नीतियां बनाती है, उन नीतियों अगर अच्छी हैं नीतियां तो जरूर उनका प्रचार प्रसार मजदूरों के बीच में करना, और नीतियां अगर खराब है, ऐसा लगता है भविष्य में ये नीतियां मजदूर वर्ग को निगेटिवली प्रभावित कर सकती है, नकारात्मक रूप से, तो उनके खिलाफ आंदोलन करना, संघर्ष करना, लोकल स्तर पर प्रबंधन के साथ में संघर्ष करना, यही ट्रेड यूनियनों का मुख्य काम है। लेकिन आप ये देखिए कि जब लड़ कौन सकता है, एक्चुअली तो लड़ने के लिए भी तो एक ताकत की जरूरत होती है, तो लड़ कौन सकता है? मजदूर लड़ सकता है, लेकिन मजदूरों के हालात अब ऐसे बना दिए गए कि अब वो उनको 2 वक्त की रोजी रोटी वो पहले उसका जुगाड़ करेंगे कि वो लड़ाई के मैदान पर झंडा लेके खड़े हों। सही। तो अप्रत्यक्ष रूप से मजदूर आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही देश में सरकार ने इस तरह की नीतियां लाई है। और मैं आज की तारीख में गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, वो सरकार का तो सोच ही है कि ट्रेड यूनियन विहीन उद्योग चाहते हैं, जहां कोई रेजिस्ट न हो, जहां कोई प्रतिरोध ही न हो। और जैसे पहले मालिक लोग मजदूरों को 12 घंटा 14 घंटा लेबर कोड में उन्होंने 12 घंटा काम का परमिशन दे दिया उनको कि आप करवा सकते हैं 12 घंटे काम। तो इसी तरीके से ट्रेड यूनियनें अपने अपने स्तर पर यहाँ पर लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, और दिल्ली राजहरा में सीटू ही नहीं, जितनी भी ट्रेड यूनियन है सब अपने अपने स्तर पर संघर्ष में लगी हुई है। हालात कुछ ऐसे हैं कि मजदूरों की संख्या कम हुई, आंदोलन भी कम हुए उसके कारण से, तो ट्रेड यूनियन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कहीं पे। ट्रेड यूनियन आज भी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि सरकार की नीतियां इस तरीके की है कि सरकार खुल के तो नहीं बोल रही उस बात को, लेकिन उन्होंने जो नए नए कानून लाए हुए हैं, उन कानूनों को अगर गहराई से पढ़ा जाए और समझा जाए तो उससे स्पष्ट निकल के यही आता है कि सरकारें अब ट्रेड यूनियन विहीन वो उद्योग चाहती हैं, संस्थान चाहती हैं, जहां किसी भी तरह का प्रतिरोध ना हो, लोग गुलाम बन के काम करें, कम पैसे में काम करें, जैसे सदियों पहले होता था। और ये केवल हमारी सरकार की बात नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्थिति में अगर आप जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद पूरी तरह से हावी हो गया, जहां 1 2 4 10 पूंजीपति अपने मुनाफे को ढेर करते हैं, वो नोटों के ढेर पे बैठना चाहते हैं, बाकी सारे लोग नीचे प्रजा की तरह काम करेंगे। तो एक राजशाही का जो बदला हुआ रूप है वो फिर से आने की दिशा में है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए, मैं बार बार बोलता हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि दुनिया के अंदर में तानाशाही का दौर बढ़ रहा है।
वह कोई भी देश ले लीजिए, वहां का शासक जो एक बार बन गया है, वो न तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उसका विश्वास है, उसको केवल एक ही चीज चाहिए कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं शासन में रहूंगा। और ये धारणा है, ये दुनिया के अंदर में बढ़ रही है, और इनको पालने पोसने वाले जो पूंजीवादी लोग हैं वही लोग हैं। तो निश्चित रूप से वो प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे देश में भी दिखाई दे रहा है उसका। ज्ञानंद साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल जिसपे आप बार बार वो कर रहे थे, सीटू का विरोध है केंद्र सरकार द्वारा। जो पुराने जो 29 श्रम जो कानून जो है उनको हटाकर 4 नए कानून, नए श्रम कोड्स लागू करने की बात जो की जा रही है, या मेरे ख्याल से पारित हो चुका है। हाँ। तो ये 4 नए श्रम कोड्स कौन से हैं और इसके लागू होने से क्या नुकसान हो सकते हैं? विस्तार से इसको बताएंगे तो लोगों को ज्यादा। सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत बड़ा विषय है जी। अब इस पर पूरे लंबे तरीके से तो चर्चा नहीं हो पाएगी, पर मोटा मोटी आप जो देश के अंदर में कानून बनाने की जो संस्था है हमारी संसद, वहां से हम इसको समझना अगर शुरू करते हैं तो 2019 में पहला सरकार की मंशा तो बहुत पहले से थी कि 29 श्रम कानूनों को खत्म किया जाए। इसके पीछे जो प्रचार प्रसार हुआ वो ये कहा गया कि ये श्रम कानून बहुत जटिल है, इनको समझना, इनको लागू करना, इससे इन जटिलताओं के कारण जो उद्योगपति लोग हैं वो इन कानूनों के पचड़े में फंसे रहते हैं और इसका उद्योग पर नकारात्मक असर होता है। तो इनको सरकार ने जो प्रचारित किया कि इनका सरलीकरण किया जाए और इनको थोड़े छोटे एक दायरे में लाके समाप्त किया जाए, जहां दोनों पक्षों को समझने, इन कानूनों को समझने में और उद्योगपतियों को लागू करने में, कारखानों में लागू करने में आसानी हो। ये तो सरकार का एक पक्ष है। लेकिन सरकार ने जब ये कानून, अगर सरकार की नियत साफ होती तो विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से सरकार जो है इन कानूनों को बनाती और उन कानूनों से जो प्रभावित पक्ष है उनका भी विचार सुना जाता, उनका भी सुझाव लिए जाते और उन सुझावों के आधार पर अगर कानून को बनाया जाता तो शायद देश में इसका विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताऊं 2019 में वेज ऑन कोड ऑन वेजेज, मतलब वेतन भुगतान संहिता जो बनाई गई 2019 में, उस पर संसद के अंदर में काफी बहस हुई। बहस होने के बाद बहुमत के आधार पर सरकार ने उसको पास किया। विरोध उसमें भी बहुत सारे थे, पर मैं मानता हूं कि न्यूनतम रूप से उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन किया। कम से कम संसद के अंदर में उस पर बहस हुई, उसमें कितना पार्टियों ने लागू कर पाया, अपने उनके सुझाव माने गए नहीं माने गए, वो एक अलग विषय है। पर मानता हूं कि सरकार ने 2019 में जो वेतन अधिनियम पारित किया, वेतन संहिता, उस पर बहस हुई संसद के अंदर में, वो विधिवत पारित हुआ। उसके बाद के 3 जो कोड और है, सामाजिक सुरक्षा कानून है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कानून है, और ये सामाजिक सुरक्षा हो गया, और एक वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये जो चारों कोड बने, तो 2019 में जो केवल एक वेतन अधिनियम है उसको प्रक्रिया का पालन करते हुए संसद में पारित किया गया। 3 जो अन्य कानून हैं मजदूरों से संबंधित, उन कानूनों को कोरोना काल में कोरोना का लाभ उठाते हुए संसद में बिना बहस किए हुए, उनको बहस के लिए पटल पर रखा ही नहीं गया, उनको बहुत बहस ही नहीं हुई, बस ताली बजा के ऐसे पास कर दिया गया। उनको पास करने के बाद भी ट्रेड यूनियनों ने वहां पर उन कोड में जो आपत्तियां थी उनके लिए बार बार सरकार के पास अप्रोच किया कि ये जो प्रावधान आपने बनाए हैं इनका सरलीकरण तो आपने किया है, लेकिन ये मजदूरों के हितों के विरुद्ध है। अगर इस तरीके की जो आपने इसमें लिखा है और ये सब छूट अगर कारखाना उद्योगपति मालिकों प्रबंधन को मिल जाएगी तो फिर मजदूर गुलाम के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो सरकार ने उनकी नहीं सुनी। सरकार के पास ट्रेड यूनियनों ने कई बार अप्रोच की, और इतना ही नहीं, सरकार अभी इसी 2025 में 9 जुलाई को ऑल इंडिया स्ट्राइक भी हुई इस विषय पर। लेकिन हमने क्या देखा कि हड़ताल होने के बाद ये तो कोड 21-22 में पास हो गए थे, 21-22 के बाद में इनको लागू किया गया कब? आज आने के बाद 25 में। सरकार देश के अंदर में विरोध की परिस्थितियों का आकलन कर रही थी और बिहार का चुनाव जीतने के बाद सरकार को ऐसा लगा
कि ये बिल्कुल सही टाइम है इसको थोपने का, और 21 नवंबर को सरकार ने इसको अधिसूचित किया। हालांकि उसके रूल्स रेगुलेशन अभी बन रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जो कि 1 अप्रैल से वो रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये जो कानून है इसमें बहुत सारी चीजें इस तरीके की लिखी गई हैं जिनकी गलत व्याख्या करके उसका फायदा उद्योगपति, मालिक, शासन, प्रशासन सब लोग उठा सकते हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहला तो जो हमला हुआ है वो ट्रेड यूनियन एक्ट पर ही हमला हुआ है जी। ट्रेड यूनियन एक्ट जो उसमें औद्योगिक संबंध संहिता जी, तीसरी है औद्योगिक संबंध सब संहिता। इसमें ट्रेड यूनियन कैसे बनेगी? पहले प्रावधान था कि 7 लोग मिल करके किसी भी उद्योग में एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने उसमें कहा कि नहीं, उस उद्योग का कम से कम 10% या 100, मिनिमम 100 लोग, दोनों में से जो कम हो वो आप उतना होना चाहिए, तब आप एक नई यूनियन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने ये कहा कि ये जो 100 की संख्या होगी या जो न्यूनतम संख्या तय की गई इस कानून में, ये 12 महीना आपके पास एनी टाइम रहनी चाहिए। अच्छा। किसी भी समय पर इसका इंस्पेक्शन करने से अगर गलत पाया गया तो आपकी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अब आप ये बात बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि देश में आज का जो माहौल है, इस माहौल में काम करते हुए अगर किसी ट्रेड यूनियन को खत्म करना हो तो सरकार के लोग ही तो ट्रेड यूनियन की जांच करने वाले हैं, सरकार के लोग ही रजिस्टर करने वाले हैं और सरकार के लोग ही इसको डी रजिस्टर करने वाले हैं। और ये भी आपको पता है कि ट्रेड यूनियन देश में मजदूर आंदोलन को चलाती है, और देश में चाहे जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप पूरा इतिहास ट्रेड यूनियन का उठा के देख लीजिए, उन्होंने किसके खिलाफ संघर्ष किया है? सरकारों के खिलाफ संघर्ष किया है। तो मैं ये नहीं कहता यही सरकार, जो भी सरकारें रहेंगी, जो भी सरकार, वो सरकारें ट्रेड यूनियनों को के विरोध को अगर उनको प्रभावी दिखेगा और उनकी मंशा के अनुरूप नहीं रहेगा तो वो ट्रेड यूनियन को ही डिरजिस्टर कर देंगी। तो जब ट्रेड यूनियन डिरजिस्टर्ड हो जाएगी तो आप पूरा का पूरा मजदूर आंदोलन आपके कहीं कोई भी संस्थान में खत्म किया जा सकता है। तो ये तो सबसे बड़ा एक बुनियादी अधिकारों पर, जो एक जनता के रूप में भी अगर ट्रेड यूनियन के मजदूरों को देखा जाए तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। संसद, हमारे संविधान में विरोध करने का अधिकार तो सबको दिया गया, और ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ना हमारे संविधान की देन है जी। इसको हमारे जो संविधान बनाने वाले लोगों ने ट्रेड यूनियन एक्ट को बनाया था, इस तरीके से उन्होंने इसकी जरूरत महसूस की थी। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारा कहना है कि आपकी नियत अगर सही है सरकार की, तो सरकार जो इसके स्टेक होल्डर है, जो भी लोग इससे प्रभावित पक्ष है, चाहे वो मतलब एम्प्लॉयर, नियोक्ता है, मालिक है, उनको, और आप ट्रेड यूनियन पक्ष को और सरकार खुद, ये तीनों पक्षों को बैठ करके तय करना चाहिए था कि इसमें क्या परिवर्तन हो। जैसे कि पहले की परंपरा रही है, देश में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन बुलाया जाता था, और राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जो नियोक्ता पक्ष होता था, प्रबंधन पक्ष होता था, वो पक्ष रहता था, ट्रेड यूनियनों, सारी ट्रेड यूनियनों का पक्ष रहता था, और सरकार भी एक पक्ष रहती थी। तीनों पक्षों के मध्य में बहुत ही विस्तार से चर्चा होती थी, एक एक विषय पर दोनों पक्षों से सुझाव लिए जाते थे और उनको अंतिम रूप दे करके ही कोई कानून का रूप उनको दिया जाता था। लेकिन ये सरकार, जैसे आप देखते आ रहे हैं कि कहीं किसी से सलाह मशविरा और किसी को मानना नहीं, हमको ये लागू करना है तो करना है, इस विषय को लेकर के उन्होंने इनको लागू किया। तो पहली बात इनका विरोध इसी वजह से है कि इसमें जो मजदूरों के लिए जो कानून कहा जा रहा है, इसमें मजदूरों के विरोध में अभी कहा जा रहा है, इस कानून में लिखा गया, मैं छोटे छोटे कुछ उदाहरण आपको दूंगा कि 300 लोगों तक, पहले कानून में लिखा था कि 100 आदमी जहां काम करते हैं किसी भी संस्थान में, कारखाना में, उद्योग में, खदान में, अगर 100 लोग हैं और 100 से ज्यादा हैं तो उस खदान उद्योग को बंद करने से पहले मालिक को सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, और सरकार की जब परमिशन लेने जाता है तो सरकार उसमें उसके कारण पूछती है, और उन कारणों को अगर दूर किया जा सकता है, दूर करके उस उद्योग का संचालन हो सकता है, तो सरकार उसमें मदद करती थी कि नहीं भाई आप मत बंद करो, इसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, 500 लोग काम कर रहे हैं, 400, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा। लेकिन अब सरकार ने कानून में बदल के कहा कि जहां 300 तक लोग या उससे ऊपर काम करते हैं वहीं तालाबंदी करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत है,
और जहां 300 से नीचे मतलब 299 लोग तक जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में सरकार से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और रातों रात वो चाहे आज उसका मन नहीं है, उसके घाटा लग रहा है या जो भी वजह हो, उस वजह से वो कल ताला मार देगा, एक नोटिस चिपका देगा कि कल से आपका काम बंद। और हमारा जो आकलन है ट्रेड यूनियन का कि देश के 70% उद्योग ऐसे हैं जहां 300 से लोग नीचे काम कर रहे हैं। मतलब वो 70% उद्योग जो है ना, वो तो हमेशा अनिश्चितता की स्थिति में रहेंगे वहां के मजदूर। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जो कि पहले के कानून में था। एक ये हो गया। दूसरा, कोई भी संस्थान जहां पर 20 या 20 से ज्यादा मजदूर काम करते थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से लेबर लाइसेंस लेना पड़ता था। लेबर लाइसेंस लेने का मतलब यह था कि लेबर लाइसेंस जब आप ले रहे हो तो ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि इन मजदूरों पर लेबर कानून पूरे के पूरे आप सही तरीके से लागू करोगे और इनके जो लाभ है कानून में, जो जिनका विस्तार दिया गया है, उनको आप लागू करोगे, उसलिए बाध्य रहोगे आप लेबर लाइसेंस लेते समय। अब सरकार ने कहा कि नहीं, अब वो जहां तक 50 मजदूर काम कर रहे हैं, 50 से नीचे, वहां लेबर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। हमारा इसमें यही कहना है कि जैसे हम अभी आज की तारीख में भिलाई स्टील प्लांट में और जहां पर भी ठेका मजदूरों का शोषण होता है या जहां पर ठेकेदार उसके कानून को लागू नहीं करता, बोनस नहीं देता, वेतन नहीं देता, न्यूनतम वेतन भत्ता, इन सब बातों को लेके हम लेबर लाइसेंस के उसको लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, उनके पास कंप्लेंट फाइल करते हैं और हम उनसे ये डिमांड करते हैं कि ये ठेकेदार, ये मालिक आपके लेबर लाइसेंस का पालन नहीं कर रहा है, यहां पर नियम कानून का पालन नहीं कर रहा, न्यूनतम वेतन नहीं दे रहा है, सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहा है इनका, तो आप इनका लेबर लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। उनके पास एक वही औजार था लेबर लाइसेंस, जिसको कैंसिल करने का डर भय दिखा करके वो मजदूरों के हित में लेबर लॉ को लागू करवाते थे। लेकिन अब ये हो गया कि 50 मजदूर से नीचे जहां काम कर रहे हैं, वहां पर वो सारे के सारे मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे। अगर कोई उनका शोषण करता है तो हम उनकी कंप्लेंट को लेकर अगर लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं तो लेबर कमिश्नर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो हथियार विहीन हो चुके हैं। इसी में एक और चीज आई है कि पहले हम अगर कोई भी शोषण के विरुद्ध लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेन करते थे तो उनको यह स्वतंत्र अधिकार था कि वो उस संस्थान की जांच अपने आधार पर कर सकते थे। जैसे मैंने उनको शिकायत की, वो आ जाते थे और जांच करते थे। जांच में जो अगर गलत पाया गया नियोक्ता, तो उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होती थी और मजदूरों को राहत प्रदान की जाती थी। अब सरकार ने कहा कि नहीं, ट्रेड यूनियन या कोई मजदूर अगर लेबर कमिश्नर के पास शिकायत करता है तो लेबर कमिश्नर को जांच करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि जांच हो ही ना। एक बड़ा उद्योगपति जिसके खिलाफ जांच के लिए हम जाएंगे और वो जो सरकार के स्तर पर बैठे लोग हैं, उनको जिस तरीके से वो प्रभावित करता है, उस तरीके से मजदूर वर्ग के पास तो कोई ताकत नहीं है कि वो मंत्रालय को, सरकार को उस तरह से प्रभावित करा के दबाव डाल के उस जांच को करवा सके। इस तरीके से आपने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो एक सरकार ने जो एक प्लेटफॉर्म सरकार का बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म को केवल आप दिखावे के लिए रखना चाहते हैं, बाकी उसको आप अधिकार विहीन कर दे रहे हैं। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं हमारे देश के अंदर में, महिलाओं की स्थिति सबको मालूम है, आप सब जी जी है? दिन में निकलना मुश्किल होता है कई जगहों पे, आज भी ऐसा स्थिति। रात में 10 बजे के बाद आप देखते हैं कि महिलाओं को आना जाना निकलना, मतलब ये हालात है देश के अंदर में। आप खुलेआम सार्वजनिक परिवहनों में सभी जगह पर बलात्कार के इतने सारे केस आए और तरह तरह के हरासमेंट महिलाओं के साथ में होते हैं। ये देश के अंदर में इस परिस्थिति के बावजूद एक बड़ा जो नकारात्मक परिवर्तन इस कानून में किया गया वो ये है कि पहले के कानून में लिखा था कि 6 बजे, शाम 6 बजे के बाद किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता। अब सरकार ने कहा कि नहीं, अब किसी भी महिला को आप नाइट शिफ्ट ड्यूटी में लगा सकते। एक उद्योग, एक कारखाने में जो स्थिति होती है अंदर की, वो हम लोग समझते हैं उसको कि उन किन परिस्थितियों में वहां पर महिलाओं को दिन में काम करना पड़ता है। उन्हीं परिस्थितियों में अगर उसको रात को काम करना पड़े, उनकी सुरक्षा का क्या व्यवस्था है बताइए आप।
प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो उनको आप सुरक्षित रख नहीं पाएंगे। तो आपने वहां पर उनको अलाउ कर दिया रात ड्यूटी में, और रात ड्यूटी में केवल कारखाने संस्थान के अंदर में बैठ के केवल काम करना नहीं है। 10 बजे रात नाइट ड्यूटी शुरू होती है तो 9 बजे रात को उस महिला को अकेली अपने घर से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कारखाने में जाना भी है। वो जो 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का जो आने जाने का उसका जो टाइम रहेगा, रात का समय रहेगा, अकेला उसका वाहन रहेगा, वहां पर सड़कों पर क्या सुरक्षा होगी आप बताइए। सरकार ने इस तरह से वो कानून में भी परिवर्तन कर दिया। और लेकिन अब उसको गुमराह करने के लिए उन्होंने क्या लिखा है कि विद द कंसेंट ऑफ दैट लेडी, मतलब उसकी सहमति से ही हम नाइट शिफ्ट उसको करवाएंगे। देश में बेरोजगारी के जो हालात है आज जी। उस हालात में कौन अपनी नौकरी को सुरक्षित नहीं रखना पड़ेगा। वो महिला मजबूरी में लिख के देगी, जिस दिन इसका अपॉइंटमेंट होगा, मैं ये बोल रहा हूं उसी दिन उससे वो कंसेंट लेटर साइन करा के रख लिया जाएगा कि ये कंसेंट लेटर साइन करो, तुम नाइट में ड्यूटी करोगी तभी तुमको रोजगार मिलेगा। रोजगार पाने के लिए निश्चित रूप से उसको मजबूरी में, आप बोलिए कि मजबूरी में उसको कंसेंट लेटर साइन करना पड़ेगा। तो देश में ये जो महिलाओं का सुरक्षा का जो माहौल पैदा होगा उद्योगों कारखानों के अंदर में, जो अब तक नहीं था, वो एक बड़ी समस्या पैदा करेगी हमारे पूरे समाज के लिए। तो इस तरीके से जो परिवर्तन किए गए हैं, मेरे कहने का मतलब कि वो परिवर्तन में जो स्टेक होल्डर हैं, जो उसके हिस्सेदार लोग हैं, उनका सुझावों को सरकार ने नजरअंदाज किया। मालिकों के सुझावों के आधार पर ये कानून बनाए गए और इसमें ज्यादा से ज्यादा मालिकों को मुनाफा होगा और मजदूरों का शोषण इसमें और बढ़ेगा, मजदूरों की असुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने कहा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में एक प्रचार सरकार कर रही है कि पहले ग्रेजुटी 5 साल में मिलती थी जी। अब ग्रेजुटी का हमने नियम बदल दिया, इसमें 1 साल भी कोई नौकरी मिले करेगा तो उसको ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ सरकार ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर दिया, अलाउ कर दिया। अब कोई मालिक अगर किसी मजदूर को बोनस जीवन भर नहीं देना चाहता तो वो 11 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा और 11 महीने की नौकरी आपको दे देगा। 1 महीना बैठा के फिर 11 महीने की नौकरी कर दे देगा आपको। वो जीवन में कभी ग्रेजुटी का हकदार बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो था उसको इस कानून ने बदला है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि रोजगार की शर्तें, रोजगार की शर्तों का एक स्टैंडर्ड था, चाहे वो सरकारी उद्योग हो चाहे प्राइवेट कारखाना हो, सबके लिए सरकार ने एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया हुआ था, जिसमें जिस दिन आप अपॉइंट होते थे उस दिन लिखा रहता था कि आपकी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष होगी या 58 वर्ष, जहां जैसे राज्य में व्यवस्था थी उसके हिसाब से। तो उस आदमी का रोजगार, तब वो ग्रेजुटी का हकदार होता था, तब वो बाकी चीजों का हकदार होता था। लेकिन अब आपने एक तरफ ये प्रचार बड़े जोर शोर में किया कि 1 साल काम करने पर भी आप ग्रेजुटी के हकदार हो जाएंगे, लेकिन हकदार बनने का जो पात्रता है, पात्रता उसकी है, उसके लिए आपने सबके हाथ खुले कर दिए कि आप 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कराइए, पूरे जीवन नौकरी करवाइए। अप्रेंटिस ट्रेनीज को अलाउ किया गया कि अप्रेंटिस ट्रेनीज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप वो काम करवाइए। मैं स्वयं इस खदानों में यहाँ पे आज देख रहा हूँ, हमारे यहाँ ITI, डिप्लोमा, माइनिंग के बहुत सारे अप्रेंटिस ट्रेनी काम कर रहे हैं। वो 1 साल काम करते हैं, किसी को 9,500 पर कराया जा रहा है, किसी को 7,000 पे काम कर रहे हैं। एक पूरे मजदूर के बराबर वो काम करते हैं, उनसे आप आउटपुट ले रहे हो, उनसे आप मेहनत करा रहे हो, बदले में आप क्या दे रहे हैं? स्टाइपेंड। कितना? 7,000, 9,500, 12,000। और इसको आपने अभी कानूनी अमली जामा पहना दिया इस कोर्ट के तहत कि अब इनको बिल्कुल आप 2 साल, 4 साल के लिए भी रख सकते हो। मतलब एक इंजीनियरिंग किया हुआ, एक डिप्लोमा किया हुआ बच्चा जिसको पढ़ने में इतना साल, उसको आपने क्या किया? न्यूनतम वेतन जो है उस दायरे से भी आपने उसको बाहर कर दिया और उससे आप काम, एक मजदूर का फुल फ्लैश काम आप ले रहे हैं। तो बताइए क्यों विरोध नहीं किया जाएगा? ऐसे कानूनों का विरोध किया जाएगा और इसीलिए हम लोग ने उसका विरोध किया है, सरकार को नोटिस दिया है। सरकार से हमारा कहना यह है कि इसके जो नेगेटिव प्रावधान है, कम से कम आपने सर कानून पारित किया, कोई दिक्कत नहीं है, इनके नेगेटिव प्रावधानों को हटाया जा सकता है। अभी कानून नहीं बने, 1 अप्रैल को लागू होंगे। हाँ। तो उन नियमों को बनते तक सरकार के पास समय है। अभी 20 फरवरी तक सरकार अगर कुछ विचार करती है तो हम लोग भी शौक थोड़ी हड़ताल करने का। जी।
साहब, बीएसपी ने देश को स्टील दिया, राजहरा को बदले में क्या दिया? क्या आप मानते हैं कि खनन से पर्यावरण और पानी का नुकसान हुआ है? हम्म। और प्रभावित गांवों की संख्या या परिवारों की संख्या क्या होगी? ऐसे कुछ आंकड़े हों तो। सबसे पहली चीज तो ये है कि जहां पर भी दुनिया के अंदर में खनन होता है या कारखाने लगते हैं, जी। वहां सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो पर्यावरण पर होता है। जी। ये तो आप भी मानते हैं कि पर्यावरण वहां का खराब होता है, लेकिन साथ साथ में कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि इन उद्योगों की भी हमको जरूरत है। इनसे जो प्रकृति को जो नुकसान हो उसकी भरपाई भी हम लोग करें, उसको कहीं क्षतिपूर्ति करें। कि जैसे कहीं आपको खदान खोलनी है, खदान खोलने में अगर 1 लाख पेड़ काटने की जरूरत पड़ जाती है किसी कारण से, तो पहले तो ये कोशिश की जाती है कि कम से कम पेड़ काटे जाएं, जो बहुत जरूरी जगह है वहीं पे काटे जाएं। और अगर उतने पेड़, तो उससे 10 गुना ज्यादा पेड़ आसपास के एरिया में कहीं पे भी या जहां नहीं है वहां लगा के हम पर्यावरण को संतुलित करें। वो काम बीएसपी ने काफी हद तक किया है, कि मैं मानता हूं इस बात को। क्योंकि आप मतलब खदानों के अलावा आसपास जो हमारा टाउनशिप का एरिया है, जो भी एरिया है जो बीएसपी के अंडर में है, वहां से आप गुजरते होंगे तो निश्चित रूप से आपको हरियाली दिखाई देती होगी। ये किया हुआ है बीएसपी ने। दूसरी चीज क्या है कि इससे जो प्रभावित होने की बात है, तो गांव के पूरा आंकड़े तो नहीं है, क्योंकि दल्ली राजहरा जब ये बना होगा यहाँ का खदान, तो निश्चित रूप से गांव का एरिया रहा होगा। जी। तो उसमें जो भी तत्कालीन सरकारों के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए रहे होंगे, उन नियम कानूनों के तहत लोगों को विस्थापित भी किया गया होगा, उनके रहने वहने की व्यवस्था भी की होगी। सवाल ये है कि बीएसपी इतने दिनों से चलने के बाद इस क्षेत्र का जो विकास की बात है, एक उद्योग है, एक उद्योग के विकास की जिम्मेदारी उसके सराउंडिंग में जो 15 किलोमीटर की होती है, वो सीएसआर का एक मद होता है यहाँ पर। वो सीएसआर का मद जो सरकार से जो तय है, वो तो प्रॉफिट का 2%, तो हम प्रॉफिट, खदान का प्रॉफिट तो अलग से कहीं पर दिखाया नहीं जाता, क्योंकि ये कैप्टिव माइंस है। एक कारखाने की जो कैप्टिव माइंस है, ये तो कारखाने को आयरन और खोद के देती है। ये अगर आयरन और खोद के बाहर बेच रही होती तो आप इसका इंडिविजुअल मुनाफा तय कर सकते थे कि इसने कितना मुनाफा कमाया। ये खदान जो है उसको देती है, फिर हमारे सेल के लेवल पर भिलाई स्टील प्लांट सबका मुनाफा तय किया जाता है, उसका 2% सीएसआर के मद में खर्च किया जाता है। काफी समय तक ये सब पैसा इस तरीके से यहाँ पर खर्च हुए। अब ये होता है कि इस क्षेत्र में जो जनता है और जनप्रतिनिधि है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये जो सीएसआर के मद में जो विकास होना है, इसके तहत गांवों का विकास हो। काफी हद तक बीएसपी ने किया भी है, मैं ईमानदारी के साथ उस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अब उसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद अभी आने वाले पिछले 5-6 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपया राज्य सरकार को बीएसपी से मिलता है। इसके अलावा आपका रॉयल्टी का जो पैसा होता है, रॉयल्टी का जो टैक्स होता है, वो टैक्स भी सरकार के पास में ही जाता है। वो टैक्स भी सरकार के पास में जाता है। तो बीएसपी खदान ने सीएसआर के मद में जो विकास, जितना, वो बहुत कम अमाउंट होता है, उस अमाउंट में जितना संभव है उससे ज्यादा काम किया उन्होंने। इसके अलावा जो ये रॉयल्टी का पैसा जा रहा है और जो डीएमएफ का पैसा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा, ये यहाँ के दल्ली राजहरा के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को जो दूसरे जगहों में ले जाके खर्चा किया जा रहा है, उसमें से एक अपनी निश्चित सुनिश्चित हिस्सेदारी को वो मांगे और यहाँ पर खर्च कराए। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं कि इस बात को लेकर के दल्ली राजहरा में कुछ दिन पहले बड़े आंदोलन भी हुए जी। और उन आंदोलनों को हमारे मार्केट के जो साथी लोग थे, उन लोगों ने लीड किया, हम लोगों ने उसको सहयोग किया। ट्रेड यूनियन होने के नाते हम भी चाहते हैं कि भाई खदानों से जब इतना लोहा निकाला गया है और ये जो शहर बसा बसाया एक शहर है, ये शहर आबाद रहे, इसका विस्तार हो और यहाँ पर सुविधाएं बढ़े। लेकिन वो आंदोलन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं
ईमानदारी से बताऊं वो राजनीति का शिकार हो जाता है। राजनीति का शिकार। और राजनीति का शिकार होने के कारण जो है, इतनी मतलब मजाक में लगने वाली बात, एक बाईपास रोड जो पिछले दसों साल से मैं स्वयं सुनते आ रहा हूं, बल्कि बजट में प्रावधान भी किए गए, इस दल्ली राजरा के 20 शहर से गुजरने वाली जो मुख्य सड़क है उस पर साल भर में सैकड़ों हादसे होते, और तमाम गरीब लोग, निरपराध लोग, जिनका कोई दोष नहीं है, बेगुनाह लोग इसका शिकार होते हैं इन सड़क हादसों का। उस समय थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला कर दिया जाता है और मामले का इतिश्री हो गया, ठीक है। लेकिन एक हॉस्पिटल दल्ली राजरा के अंदर में नहीं है, एक बड़ा कोई एजुकेशन सेंटर दल्ली राजरा, इतने सालों से 30 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, खदान तो 1956 से चल रही है। तो आप बताइए कि ये जिम्मेदारी किसकी थी? ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए है, ठीक है। उसने तो यहां पर बड़े बड़े आंदोलन ऑर्गेनाइज किए। कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के लीडर बन के उभरे दल्ली राजरा में, और मजदूर जो यहां पर पहले जिन परिस्थितियों में काम करते थे वो भी आजादी के पहले की परिस्थितियां लगभग थी कि सुबह वो उठ के जाते थे और रात को जब आते थे अपने सोते हुए बच्चों को छोड़ के जाते थे, और जब लौटते थे तो भी उनका बच्चा सोता हुआ ही मिलता था। बड़ा होने के बाद बेटा बाप को पहचानता नहीं था, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, बाप तो 12-12 घंटा 14-14 घंटा खदानों में पत्थर तोड़ रहा था। उन परिस्थितियों से उबारने का काम यहां के ट्रेड यूनियनों ने किया है। ये क्रेडिट ट्रेड यूनियन को मिलना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा। आज दल्ली राजरा के अंदर में मैं गर्व के साथ कहता हूं, जितने ठेका मजदूर यहां काम कर रहे हैं, इन ठेका मजदूरों को पूरी मजदूरी उनका 1 रुपया कोई भी ठेकेदार या मालिक खा नहीं सकता। यहीं आप 90 किलोमीटर पर हमारे भिलाई स्टील प्लांट में जाइए, जहां तय न्यूनतम मजदूरी कभी भी उन मजदूरों को नहीं मिलती। यह सर्वमान है, 10 बार अखबारों में, मीडिया में मैनेजमेंट ने स्वयं स्वीकार किया उसको कि हम तो देते हैं लेकिन ठेकेदार लोग बीच में पैसा खा जा रहे हैं। लेकिन दल्ली राजरा के अंदर में आपको नहीं मिलेगा वो चीज। इसके अलावा जो सरकार से तय न्यूनतम मजदूरी है, उस मजदूरी के अतिरिक्त माइंस अलाउंस 100 रुपए पर डे खदान के ठेका मजदूरों के लिए तय किया। अच्छा। यहां पर जो स्कीमें रेगुलर मजदूरों के लिए आती हैं बीच बीच में, उन स्कीमों को भी हम लोग ठेका मजदूरों तक विस्तारित करते हैं कि उनको भी यहाँ का लाभ मिलना चाहिए, वो भी उत्पादन में हमारा बराबर के हिस्सेदार है। तो आज दल्ली राजरा के अंदर में वाकई भले ही सरकार की नीतियों से प्रभावित उद्योग है, तो स्थायी भर्ती नहीं हो रही, ठेका मजदूर लेकिन जो भी है उनके हालात दूसरी जगहों से बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर। ये क्रेडिट यहाँ के ट्रेड यूनियन को मिलना चाहिए। ट्रेड यूनियन ने संघर्ष किया है उनके लिए और आज भी कर रहे हैं। यहाँ का ठेका वर्कर संगठित है। तो मेरे कहने का मतलब इस क्षेत्र के विकास का जो जिम्मेदारी थी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको तय किया, जनता ने चुन के भेजा है, उसमें चुनने वालों में हम लोग भी हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मैं तो बहुत बड़ा मजाक समझता हूँ दल्ली राजरा के साथ में कि इतने सालों के बाद में यहाँ पर इस शहर को बचाए रखने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं को भी हम नहीं ला पाए यहाँ पर। ये तो मतलब सभी का एक फेल्योर है, हम तो इसको फेल्योर कहेंगे, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक। साहब, बजट को लेके अभी जो केंद्रीय बजट जो पारित हुआ है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब केंद्रीय बजट के बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मैं पहले ही पूरी परिस्थितियों का विस्तार से आपके सामने में रख दिया हूँ कि ये बजट भी उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों से प्रभावित है। ये बजट बनवाने वाले कौन लोग हैं? अरे आम जनता, गरीब मजदूर, किसान तो बजट बनवाने जाते नहीं है। कि ये तो वर्तमान सरकार ने उन परंपराओं को भी खत्म कर दिया कि बजट के पहले तमाम वर्गों के लोगों को बुलाया जाता था, उनके साथ बैठक की जाती थी, उनसे सुझाव लिए जाते थे। बजट रखने से पहले, संसद में रखने से पहले उनके कुछ सुझावों को शामिल किया जाता था, कुछ को नहीं शामिल किया जाता था, लेकिन उससे एक स्वस्थ वातावरण, एक लोकतांत्रिक वातावरण देश के अंदर में दिखता था कि हमारी हिस्सेदारी है कहीं पर, और कुछ बातों को शामिल भी कर लिया जाता था, लोग प्रसन्न भी रहते थे उससे। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि सब कुछ एक बहुत छोटे दायरे में हो करके उसको डिसाइड कर लिया जाता है। तो ये बजट जो है ये आम जनता के लिए बजट नहीं है। हमने सोचा था जैसे कि
अभी हम तो ट्रेड यूनियन तो मजदूर वर्ग के बारे में पहले बात करेंगे कि मजदूरों को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला, सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि सरकार समझती नहीं है कि अब इनको कुछ देने की जरूरत है। जो मिला हुआ है उसको भी छीनने का जो प्रयास कर रहा है, उससे कुछ पा लेने की उम्मीद करना तो मतलब नासमझी जैसी बात है ना, बेमानी है कि 12 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री कर दिया था जी। इनकम को। इस साल भी पूरा देश का जो मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग, उसने उम्मीद किया था कि इसमें स्लैब में कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ राहत मिलेगा, क्योंकि ये देश में हम एक चीज से बहुत ज्यादा देखते हैं और हमको आश्चर्य भी होता है कभी कभी कि मतलब मल्टीपल टैक्स जिसको बोलते हैं जी। मैंने खदान में काम किया, 100 रुपया कमाया, आपके टैक्स दायरे में मैं आता हूं, मैंने 20 रुपए 30 रुपए जो टैक्स होता है वो आपको दे दिया सरकार को। ईमानदारी के साथ सरकार ने, मतलब मेरी जेब में पैसा आने से पहले सरकार की जेब में चला गया, टैक्स कट के चला जाता है वहां पे। उसके बाद फिर जब उस 70 रुपए को मैं जेब में लेके बाजार में आता हूं, तो बाजार में जो भी चीज खरीदता हूं उस पर भी मैं टैक्स देता हूं, उस पर भी मैं टैक्स देता हूं। मैंने जो कमाई की उस पर तो आपने एक मुश्त ले लिया मुझसे, फिर मैं सड़क पर गाड़ी चलाऊं तो उस पर भी टैक्स दूं, फिर मैं पेट्रोल भराऊं उस पर भी टैक्स दूं, फिर मैं किराना सामान खरीदूं उस पर भी टैक्स दूं। ये कहां का न्याय है भाई? और उस पर विशेष टैक्स, बहुत सारे टैक्स। तो इस तरीके से ये है आम जनता के लिए जो योजनाएं लागू करना था। मनरेगा में आप देखिए अभी सरकार ने मनरेगा में जो किया, ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ना लोगों को मतलब ठगने का ही काम कर रही है। मनरेगा में पहले 100 दिन काम की गारंटी थी, है ना जी। अब उसमें मनरेगा में उन्होंने क्या किया है, इसका नाम बदल दिया। सबसे पहले तो क्या जरूरत भाई, देश की आजादी का जो महान स्तंभ है, जिसको आप मन से चाहो न चाहो, लेकिन सार्वजनिक तिथियों पर हमारे केंद्र सरकार के नेता लोग भी तो जाके महात्मा गांधी के सामने में 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को सर माला पहनाते हैं, सिर नवाते हैं। उनके नाम पे अगर एक योजना थी तो सबसे पहला तो आपत्ति यही है कि क्यों बदला गया, उनको नहीं बदला जाना चाहिए। तो उससे बदलने से सरकार को भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। और दूसरे जो मनरेगा में उन्होंने जो अभी परिवर्तन किए हैं, तो इसमें जो गारंटी शब्द है, वो गारंटी शब्द का तो तात्पर्य ही समाप्त हो जाता है ये कानून बदल देने के बाद। 125 दिन आपने कहा कि काम मिलेगा, साथ में आपने ये भी कह दिया कि इस टाइम पे काम नहीं मिलेगा। जो टाइम उन्होंने निर्धारित किया है कि फसलों की कटाई का टाइम, इसका टाइम, उसका टाइम, अरे आप कौन होते हो तय करने वाले? मजदूरों की बार्गेनिंग की ताकत को आपने खत्म कर दिया, है ना। वो गांव का मजदूर को अगर आपको मान लीजिए 300 रुपए, 250 रुपए अगर मिल रहे, ठीक है, मजदूरी के, उसके पास अगर उस टाइम पे काम है मनरेगा में, तो वो शहर की तरफ पलायन नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई उससे काम करने के लिए कहेगा तो वो बोलेगा कि भाई देखिए मेरे को 300 रुपए मनरेगा में मिल रहे हैं, आप मेरे को 400 दोगे तो मैं काम में जाऊंगा। तो उसकी जो सौदेबाजी की ताकत थी इस कानून के जरिए, उस सौदेबाजी की ताकत को आपने खत्म कर दिया, क्योंकि आपने उसमें टाइम बांध दिया। और उसमें भी मजाक की बात यह है कि सरकार ने जो समय को प्रतिबंधित किया है मनरेगा काम के लिए, वो पूरे टाइम पीरियड को अगर आप जोड़ोगे तो उसको जोड़ने के बाद 125 दिन रोजगार के लिए बचते ही नहीं है। सही 125 दिन वो बचते ही नहीं रोजगार के लिए। तो मतलब हर स्तर के मजदूर, खदान का मजदूर, उद्योग का मजदूर, गांव का मजदूर, मनरेगा का मजदूर, किसान मजदूर, सब के लिए आपने पूरे गुलामी के दरवाजे बस खोल दिए कि आपने मजबूरी हो गई उनके सामने में। और मीडिया पर आपके पास पैसे है तो बड़े बड़े पोस्टर पर आप प्रचार कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, उस पर तो कोई रोक है नहीं, न कोई अभी आज की तारीख में पूछने वाला है आपको। साहब, अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के आंदोलन और अब के आंदोलन में क्या कुछ फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है। फर्क 2 तरह के तरीके से है। पहला तो परिस्थितियों का फर्क है, जिसको उनको गहराई से समझना होगा। जो मैंने कहा, उस समय देश की जो परिस्थिति थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से सरकारें भी मजदूर वर्ग को इस देश की व्यवस्था का एक हिस्सा मानते थे। अब जो है, अब की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हमारे ही देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजदूर वर्ग को अब व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना जाता।
उसका जो बदलाव कारण मैंने बताया कि पूंजीवाद हावी है पूरी दुनिया के अंदर, और पूंजीवाद में जो मालिक है उसको, मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। और जो पूरे देश दुनिया के अंदर में जो लीडर लोग हैं, मैंने कहा कि पूरी दुनिया तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, उन तानाशाहों को अपने देश में शासन करने के लिए, टिके रहने के लिए ऐसे उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की सख्त जरूरत होती है। और जब वो उनकी जरूरत को उद्योगपति पूरा करेगा तो निश्चित रूप से वो उन्हीं के पक्ष में सब कुछ बनाएगा। तो ये परिस्थितियां बदली, एक तो दल्ली राजहरा में जो कॉमरेड शंकर गुहानी योगी के समय से और अब में जो फर्क मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ तो परिस्थितियों का जो अंतर आया, उस अंतर के कारण देश में मजदूर आंदोलन काफी कमजोर हुआ। परिस्थितियां ऐसी बनी, कमजोर हुआ। और दूसरा ये है कि ट्रेड यूनियनों में भी जो धार पहले थी वो धार में थोड़ी सी अब कमी आई, थोड़ी सी धार कुंद हुई। उसका कारण कि मजदूरों की संख्या कम हुई। दूसरी क्या हुआ कि तमाम राजनीति से प्रेरित अलग अलग बहुत सारी ट्रेड यूनियनों बने। ट्रेड यूनियनों का भी दल्ली राजहरा में 30 सालों में हमने विभाजन देखा। जैसे शंकर गुहानी योगी जी की जो यूनियन थी कॉमरेड की, वो यूनियन 2 धड़ों में बट गई, वो बटी तो स्वाभाविक है कि ताकत कम होगी, बिखराव होगा, टकराव होगा। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त यूनियन हमसे पहले थी यहाँ पर, SKMS जिसका नाम है, एटक से एफिलेटेड बहुत बड़ी यूनियन यहाँ पर थी। 2 साल पहले, उसके भी साल भर पहले अभी मतलब उसके भी 2 टुकड़े हो गए। जो यूनियन नहीं थी वो नई यूनियन फॉर्म हुई यहाँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब सत्ता में आई तो BMS ने यहाँ अपने प्रभाव के लिए यूनियन का गठन किया। तो इस तरह से मजदूरों में क्या हुआ, बिखराव हुआ, कुछ विचारधाराओं का बिखराव, टकराहट है। तो हम अब ये देख पा रहे हैं कि सरकार से और प्रबंधन से जितना हमको लड़ना पड़ रहा है, उतना ही अब आपस में ट्रेड यूनियनों के बीच में भी उस तरीके का एक अप्रत्यक्ष संघर्ष चलता रहता है। तो दल्ली राजहरा में मजदूर आंदोलन जो है वो स्वर्गीय शंकर गुहानी योगी जी के जमाने से आज अगर हम कहें तो हम बड़े साफ तरीके से कर सकते हैं कि अब वो आंदोलन कमजोर पड़ा है, जिसके दोनों कारण मैंने आपको बता दिया। कुछ तो परिस्थितियों का जो अंतर है उसके कारण हुआ, और कुछ जो ये ट्रेड यूनियनों का जो आपसी जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ गई, ट्रेड यूनियनों में विभाजन हुए, ट्रेड यूनियनों में टकराहट है, मजदूरों की संख्या कम हुई, ऐसे बहुत सारे कारण है। और ये चीज दल्ली राजहरा में कॉमरेड शंकर गुहानी योगी जी को केंद्र में रख के हम लोग ये बातें कर रहे हैं जी, जरूर है, पर ये स्थिति मैं पूरी देश के अंदर में अभी देख पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हर जगह जाते हैं सम्मेलनों में, जहाँ तमाम तरह के लोग मिलते हैं हमको, हर जगह से, हर क्षेत्र से, देश प्रदेश के आते हैं। तो ये स्थिति तो है। क्या ऐसा नहीं लगता कि माइंस होने के बाद भी दल्ली राजहरा के साथ अन्याय हुआ हो विकास को लेकर? इसमें आप 2 तरीके से आप चीज़ों को देखिए। ये दल्ली राजहरा बस की बात नहीं है जी। छत्तीसगढ़ में लगभग 20% जो कोयला का उत्पादन है प्रदेश का टोटल जो वो देश का टोटल जो कोयला का उत्पादन है उसमें से लगभग 20% छत्तीसगढ़ से उसकी आपूर्ति होती है जी। बिजली में 10% की आपूर्ति होती है। लोहे में 14% की हिस्सेदारी पूरे देश में छत्तीसगढ़ के उत्पादन की है। इसी तरह से एल्युमिनियम में भी 20% के लगभग हमारी हिस्सेदारी है छत्तीसगढ़। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में ये संस्थान और उद्योग इनसे संबंधित जहां जहां पर हैं, आप उन जगहों पर जाइए और देखिए तो हमको लगता है कि सभी जगह अन्याय हुआ है आम जनता के साथ। मजदूरों का तो एक अलग ही ये बात है जिन पर हम बातचीत कर चुके, तो सभी जगह अन्याय है। लेकिन उस अन्याय के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं।
और वो जिम्मेदारी वो ले नहीं रहे हैं। जी। और मजे की बात यह है कि जनता भी उनको उस तरीके से दबाव नहीं दे पा रही है। भाई, एक विधायक या सांसद महोदय को जब चुना जाता है तो वो केवल इस संसदीय क्षेत्र में दल्ली राजरा भी उसी में आता है ना। जी। दल्ली राजरा की जनता भी आपको वोट देती है। वो इसलिए देती है कि आप यहाँ पर, हमारे खदान है, खदान से प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप विकास करिए, उन योजनाओं को लाइए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि केवल दल्ली राजरा की खदानों में। और दूसरी चीज इसमें, और मैं गौर के साथ, दावे के साथ एक कह सकता हूं कि ये तो एक पब्लिक सेक्टर की खदान है। जी। ये पब्लिक सेक्टर की खदान है। इस खदान के आसपास का जो शहर है और इसका विकास है, मैं नहीं कहता कि ये पूरा है, ये भी अधूरा है। जितना होना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, उतना नहीं मिला। लेकिन प्राइवेट खजाने छत्तीसगढ़ के अंदर में जहां जहां पर भी है, और या अभी आने वाले सालों में, 3-4 सालों में आप देखेंगे लगभग सभी खदानें प्राइवेट रहेंगी। जो सरकार की रीति नीति है। तो हमको, जैसे पहले हम नारा लगाया करते थे, टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। अब नारा बदलना पड़ा ट्रेड यूनियन को, अडानी अंबानी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। तो बस्तर पूरा अडानी का रहेगा और रायगढ़ पूरा जिंदल का रहेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जब मैं ये बोलना चाह रहा हूं गंभीरता के साथ कि जहां पर प्राइवेट खदाने, प्राइवेट कारखाने हैं, वहां के हालात देखिए आप। उन लोगों के साथ तो भीषण अन्याय हुआ। मैं सीमेंट फैक्ट्रियों में गया हूं, देखा हूं सीमेंट फैक्ट्रियों के गेट के अंदर का जो माहौल है, उनकी सड़कें, उनका टाउनशिप, उनका पर्यावरण, और जस्ट उनकी बाउंड्री के बाहर की स्थिति आप देखिए। वहां न तो सड़कों को आपका ठिकाना है, गड्ढे हैं, उन्हीं के ट्रक चल रहे हैं गड्ढों पर, है ना। आसपास के लोग धूल धक्कड़ से परेशान है, पूरा पर्यावरण उनकी चिमनियों के धुएं से परेशान है। उनके लिए क्या किया गया? उस लिहाज से मैं बोलता हूं कि आप अगर दल्ली राजरा की खदान को देखेंगे तो दल्ली राजरा की खदान ने एक सार्वजनिक उद्योग होने के नाते, एक सरकारी उद्योग का खदान होने के नाते जो किया है वो काफी किया है। पूरा किया है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो भी किया है दूसरी खदानों की तुलना में ज्यादा किया। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि सरकारी उद्योगों के निजीकरण की लड़ाई जब भी होती है, आम जनता को भी उसमें आना चाहिए। और यहां जब जब आंदोलन बीएसपी के खिलाफ लोगों ने किया है और जिस मांग को लेकर किया है, 80% बीएसपी ने, इस खदान ने उसको पूरा करने की कोशिश की। अब यहां एक नई समस्या पैदा हुई रोजगार की। रोजगार के मामले में मैंने बता दिया कि सरकार की नीतियों के कारण यहां पर रोजगार नहीं हो रहा। दूसरे खदाने आज 60 साल 70 साल पुरानी हो चुकी हैं, इनमें डिपॉजिट कम हो चुके हैं। अब इनकी ये ढलान की तरफ है। आने वाले 5-7 साल के अंदर में ये खदानें समाप्ति की ओर है। रावघाट प्रोजेक्ट जैसी पूरी तरह से चालू होगा, उसके बाद आपको देखने में मिलेगा कि यहां और भी डिक्लाइन पोजीशन आ जाएगी, बहुत नीचे आ जाएंगे लोग। अगर हमारे भिलाई स्टील प्लांट को धन्यवाद, जिन्होंने पैलेट प्लांट को यहां पर चालू किया। अभी हम लोगों की जो मांग है, उस मांग के अनुरूप 6 मिलियन टन का और यहां पर प्रस्तावित है, बहुत जल्दी उसका भी काम चालू होना है। अगर ऐसे उद्योग, ये कौन लगा रहा है? ये उद्योग ये भिलाई स्टील प्लांट ही लगा रहा है। लेकिन इसके अलावा एक जिम्मेदारी यहां के लोगों की थी कि यहां पर और बहुत सारे उद्योग लगने के स्कोप थे। अगर इस नगर को, इस शहर को बचाना है, इसको बढ़ाना है, इसको सजाना है, तो लोगों को ईमानदारी के साथ मैदान में आना होगा और सरकार से मांग करनी होगी। क्योंकि देखिए, एक आज दल्ली राजरा है तो आप सरकार से नहीं मांगोगे, सब आप भिलाई स्टील प्लांट से मांगोगे। लेकिन मैं बोलता हूं जहां दल्ली राजरा नहीं है, वहां की विकास की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। जनता का टैक्स किसके पास जा रहा है? सरकार का। खदान का टैक्स किसके पास जा रहा है? सरकार के पास में जा रहा है। सब कुछ जा रहा है। तो जैसे बाकी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सरकार लेती है, यहां तो सरकार को और हंसी खुशी विकास करना चाहिए और इस शहर को और बचाना चाहिए। खदानों को बचाने में जो लगता है, उसमें भी सरकार को मदद करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे उद्योग जो है ना, ये उद्योग तो एक हीरे की तरह के उद्योग हैं, जिन्होंने कि इतिहास रचा है कि इसी दल्ली राजरा के लोहे से लोहा, इसी पत्थर का बना हुआ लोहा आज चंद्रयान में लगा हुआ है। सारे युद्ध पोत हमारे प्लेटों से बने हुए हैं। ये तो हमारे लिए दल्ली राजरा वाले लोगों के गर्व का विषय है। इसलिए इसको बचा के रखना भी हम लोगों की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए और ये क्षेत्र नहीं बचा पाए, तो आने वाली पीढ़ियां हमको भी माफ नहीं करने वाली है।
किसी को नहीं माफ करेंगे, जनप्रतिनिधियों को भी नहीं माफ करेंगे। लेकिन वही है, कहीं ना कहीं आके लोग, आंदोलन बहुत जोर शोर से यहां शुरू होता है। जी जी। मेरा जो अपना अनुभव है, आंदोलन बहुत जोर शोर से शुरू होता है। और मजे की दल्ली राजरा की खूबसूरती यह है कि सारे लोग मतभेद भुला के दल्ली राजरा के विकास के संबंध में होने वाले हर आंदोलन में लोग कूद के सामने आ जाते हैं। हर संगठन आ जाता है उनके साथ में, सामाजिक संगठन तक यहाँ आते हैं, व्यापारी संगठन रहते हैं, सब रहते हैं, ट्रेड यूनियनें रहती हैं। लेकिन हश्र जो अभी तक हमने देखा है वो किसी न किसी की राजनीति का शिकार होते हुए देखा है। और वही कारण है कि दल्ली राजरा में जो भी कमी आपको दिखाई दे रही है, जो हमको दिखाई दे रही, जो नहीं होनी चाहिए थी, उसका मुख्य रूप से कारण वही है। आप हर चीज भिलाई स्टील प्लांट से मांगोगे, आप रोजगार भी यहीं के लोगों से, यहीं खदान से मांगो। खदान में रोजगार की एक सीमा है, इसको कोई माने या ना माने, खदान नहीं, कोई किसी भी उद्योग में आपके रोजगार की एक सीमा है। जी। अधिकतम तक आप ले जा सकते हैं, अधिकतम से ऊपर आप नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि अगर आप वैसी अराजकता करेंगे तो फिर वो खदान और उद्योग ही नहीं चलेगा। तो रोजगार के दूसरे साधन पैदा करने का, वैकल्पिक साधन पैदा करने के जो रोड मैप हम लोगों को इतने लंबे सालों में बना लेना चाहिए था, वो बनाए ही नहीं, वो लागू ही नहीं हो पाया। अब हालात क्या हुआ, जब सरकार की नीतियों से पूरे देश के अंदर में बेरोजगारी बढ़ी, उस बेरोजगारी का हिस्सा दल्ली राजरा को भी मिला। यहां भी बड़े पैमाने पर रोजगार है, बेरोजगार लोग हैं। ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, हालात देश के ये है कि मेडिकल के स्टूडेंट जो अभी मतलब MBBS करके आ रहे हैं, उनको हमारे अस्पतालों में संविदा पे रखा जा रहा है, सरकारी अस्पतालों में संविदा पे रखा जा रहा है। कभी किसी ने इस हिंदुस्तान में कल्पना नहीं की रही होगी कि कोई अगर डॉक्टरी पढ़ के आएगा उसको ठेका की नौकरी करनी, किसी ने नहीं सोचा होगा कभी। लेकिन आज हम उनको अपने आंखों से देख रहे हैं, और जो नीतियां चल रही हैं, इसके बाद तो हमको लगता है कि डॉक्टर भी इंजीनियरों की तरह ऐसे चारों तरफ बेरोजगार घूमेंगे। तो जनता को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जनता को इस पर मिलकर के संघर्ष करना चाहिए, सरकार को रोजगार के साधन बनाने चाहिए। आप बहुत सारी चीजों को आप चुनाव के दौरान मुफ्त में आप बांटने की बातें करते हो। हमारा कहना है आप मुफ्त में उनको न बांट करके रोजगार के साधन मुहैया करा दीजिए। आदमी स्वाभिमान से मुफ्त का लेकर के खाना, कोई उस पर गर्व महसूस नहीं करता, लेकिन अपने हाथों से काम करके वो अगर 100 रुपए 200 रुपए भी कमा के शाम को घर में लाता है, तो उसको अब गर्व महसूस होता है कि ये कमाई मेरी अपनी मेहनत की है। तो हिंदुस्तान के लोगों को लोग चाहते हैं, उनको आप स्वाभिमान और गर्व से जीने का अवसर तो दीजिए। वो अवसर ही नहीं देना चाहती सरकार, ये भी मुफ्त में दे देंगे, वो भी मुफ्त में दे देंगे, और वो जीने खाने लायक भी नहीं देंगे ना। दिक्कत तो ये है अगर आप दे दीजिए उतना, तो क्यों लोग लड़ेंगे। तो बेरोजगारी जो इतनी तेजी से बढ़ी है यहाँ पर, उसका जो मुख्य कारण है देश की जो नीतियां हैं वो है। और रोजगार के वैकल्पिक साधन के लिए जो करना चाहिए इतने लंबे समय के अंदर में, दल्ली राजरा है क्यों, पूरा बालोद जिला विकसित हो जाना चाहिए था। मेरा तो कहना यह है कि दल्ली राजरा नहीं, ये पूरा बालोद जिला विकसित हो जाना चाहिए था अब तक उस तरीके से। जितना रॉयल्टी, जितना DMF का फंड और जितना टैक्सेस में पैसा भिलाई स्टील प्लांट की इन खदानों ने सरकार को दिया है, उनका तो हिसाब किताब जनता को मांगना चाहिए सरकार से, कि जब से ये खदान खुली मध्य प्रदेश के टाइम से, तब से अब तक में इस खदान से रेवेन्यू के रूप में, टैक्स के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, DMF के रूप में आपने कितना पैसा लिया, और उस पैसे का कितना हिस्सा बालोद जिलों को मिला। एकदम तस्वीर साफ हो जाएगी, उस समय आपको दिखेगा कि अन्याय कहां हुआ। जी बिल्कुल, मैं ईमानदारी के साथ इस बात को कहता हूं। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे C2 के राजरा इकाई के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह जी से। साहब, आपने हमारे चैनल को बहुत खुलकर अपनी बात कही, और इस बेबाकी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाइए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें,
और लोक असर देखते रहिए। मैं हूं दरवेश आनंद। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ अपने स्तंभ बेबाक बातचीत में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया साहब आपका।